ईरानी न्यूक्लियर फैसिलिटी पर बड़े खतरे को लेकर खबर यही है कि अमेरिका की सीक्रेट मिसाइल से बड़ा खतरा है। बड़ी खबर, अमेरिका ने तैयार की इलेक्ट्रॉनिक मिसाइलें, ईरानी न्यूक्लियर फैसिलिटी के इलेक्ट्रॉनिक्स को तबाह करने की तैयारी। डेली मेल की रिपोर्ट में बहुत बड़े दावे किए गए हैं, तो अमेरिकी मिसाइल अब तैयार है। अब अमेरिकी मिसाइल जिस तरीके से तैयार होने का दावा किया जा रहा है, खबर क्या है? ईरानी न्यूक्लियर फैसिलिटी के इलेक्ट्रॉनिक्स को तबाह करने की यह तैयारी मानी जा रही है। खबर यह है कि अमेरिका ने इलेक्ट्रॉनिक मिसाइल तैयार की है, यानी अमेरिका की सीक्रेट मिसाइल से क्या अब खतरा और ज्यादा बढ़ रहा है? इसी को लेकर बड़े दावे, इंफॉर्मेशन आपके सामने रखते हैं, क्योंकि अमेरिकी मिसाइल अगर तैयार है तो क्या ईरान पर होगा वार? अमेरिका के चैंप प्रोजेक्ट से ईरान को बड़ा खतरा है। यूएस ने तैयार की है इलेक्ट्रॉनिक हाई पावर माइक्रोवेव एडवांस मिसाइल। B-52 बॉम्बर में तैनात की जा सकती हैं एडवांस मिसाइलें और न्यूक्लियर फैसिलिटी के इलेक्ट्रॉनिक्स को तबाह कर सकती हैं ये मिसाइलें। हालांकि 20 चैंप मिसाइलें मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए तैयार बताई जा रही हैं। डेली मेल के सोर्स के हवाले से ये जो दावे किए जा रहे हैं उसके बारे में करूंगी सवाल, लेकिन उससे पहले अमेरिका ने न्यूक्लियर मिशन की तैयारी की है। B-52 बॉम्बर से न्यूक्लियर मिशन की तैयारी को लेकर खबर बढ़ी है। खतरनाक परिस्थिति से निपटने के लिए B-52 बॉम्बर से ड्रिल, 14 B-52 बॉम्बर्स के एक साथ ताकत दिखाई है। ईरान, रूस और चीन को न्यूक्लियर चेतावनी है ये। तो अमेरिका की इस न्यूक्लियर वार्निंग के बारे में एक एक इंफॉर्मेशन आपके सामने रखने से पहले जान लीजिए कि आखिर किस तरीके से ये दो बड़ी खबरें बड़ा संकेत दे रही हैं। ये दो बड़ी खबरें एक साथ दिखाएं, जहां अमेरिका की न्यूक्लियर तैयारी, अमेरिका के न्यूक्लियर मिशन की तैयारी को लेकर डिटेल इंफॉर्मेशन भी सामने रखना जरूरी है कि किस तरीके से खतरनाक परिस्थिति से निपटने के लिए B-52 की ड्रिल को लेकर यह बड़ी खबर सामने आई है। अब अमेरिकी एयरफोर्स ने न्यूक्लियर मिशन की तैयारी की है, यही बड़ी खबर है। न्यूक्लियर केपेबल B-52 बॉम्बर्स के साथ की गई वॉर ड्रिल को लेकर बड़ी खबर है। 14 B-52 बॉम्बर्स ने विध्वंसक वॉर ड्रिल में लिया है हिस्सा। न्यूक्लियर हमले की परिस्थिति में तैयारियों को परखा गया है। पलटवार और टारगेट हिट के तय समय सीमा को जांचा गया है। अब देखिए किस तरीके से इसी बड़ी तैयारी के तहत न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस और उसके नजदीक किए गए ऑपरेशंस के तहत आ जा रही ये बड़ी खबरें हैं। और ये दो बड़ी खबरें एक साथ, जहां ईरानी न्यूक्लियर फैसिलिटी पर बड़ा खतरा, और बड़ा खतरा क्यों? क्योंकि यहां यूएस की सीक्रेट मिसाइल से बड़े खतरे की बात कही जा रही है। अमेरिकी सेना की B-52 बॉम्बर से ड्रिल की ये तस्वीरें भी सामने आई है। शंकर प्रसाद सर, अब ये क्या बड़ा संकेत देते हैं? क्योंकि अभी तक जिस तरीके से हमलों को अंजाम दिया जा रहा है या ऑपरेशंस को लेकर बड़े दावे किए जा रहे हैं, एक बात साफ है, न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस इनके टारगेट पर। आपको एक बात समझ लेनी चाहिए, न्यूक्लियर वेपन्स कंटिन्यू टू रिमेन वेपन्स ऑफ डेटरेंस। न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल करने के लिए बहुत बड़ा जिगरा चाहिए, चाहे रशिया हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे ईरान हो, चाहे इजराइल हो, ये समझ लीजिए। लेकिन आप एक बात समझने की कोशिश कीजिए कि न्यूक्लियर तैयारी अवश्य हो रही है, सब जगह दिख रही है, रशिया में भी दिख रही है, अमेरिका में भी दिख रही है, इजराइल में भी दिख रही है, और ईरान कोशिश कर रहा है। हालांकि ईरान के पास कोई न्यूक्लियर डिवाइस है नहीं। आपको मालूम होना चाहिए कि कई एक हमारे पास टेक्नोलॉजीज़ हैं, इजराइल के पास वो टेक्नोलॉजी है, अमेरिका के पास वो टेक्नोलॉजी है कि वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक बॉम्ब्स गिरा के सारे साइबर स्पेस को न्यूट्रलाइज किया जा सकता है। कोई कम्युनिकेशन नहीं होगा, सारे कम्युनिकेशन रद्द हो जाएंगे। अगर कम्युनिकेशन रद्द हो गए, अगर साइबर कंप्लीट ख़त्म हो गया तो किस तरह से कोई भी मिसाइल फायर नहीं हो सकता। मेरा मानना यह है कि बिफोर न्यूक्लियर अटैक बहुत विकल्प हैं देशों के पास, ख़ास तौर से अमेरिका के पास और इजराइल के पास, जिससे कि वो कम्प्लीटली पैरालाइज कर सकता है कम्युनिकेशन सिस्टम्स ईरान के अंदर। तो वो भी एक बड़ा भारी खतरा है। और उसके बाद जो नंबर 1 टारगेट अगर कभी हुआ भी, और वो भी कन्वेंशनल हथियार के साथ, वो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पर होगा। जिस तरह से प्रोफेसर राजन कह रहे थे, जो पहले किया गया था वो एक शैम एक्सरसाइज थी, वो डिटर्मिन्ड एक्सरसाइज नहीं थी। इजराइल इज केपेबल ऑफ डूइंग अ डिटर्मिन्ड एक्सरसाइज। तो प्लीज़ आप समझिए इसको कि इजराइल, मैं कई दफ़ा कह चुका हूँ, इज़ अ सेल्फ कंटेन्ड पावरफुल मिलिट्री पावर, जो कि ईरान नहीं है। ईरान सिर्फ डरपोक है। ईरान अपने डिफेंसिव मेजर्स ले रहा है। इजराइल जो है वो एग्रेसिव मेजर ले सकता है ओनली बिकॉज ऑफ हिज सर्वाइवल। राइट, बट ऑन द अदर नोट, अमेरिका नहीं चाहता कि इस वक्त के हालात और ज्यादा एस्केलेट हो। इस बीच एक और बड़ी खबर चर्चा करने से पहले, जहां वेस्ट बैंक के हेब्रोन शहर में आईडीएफ के ग्राउंड ऑपरेशन तेज हो चुके हैं और इजरायली सेना के काफिले पर हमास के हमले को लेकर खबर है। आमने सामने की लड़ाई में 2 हमलावर कैसे ढेर हुए, ये तस्वीर देखिए।
तस्वीरों को गौर से देखिए, इजरायली सेना हमास लड़ाकों को ढेर करती हुई नजर आई। ضخوا और मिडिल ईस्ट से भड़केगी महायुद्ध की चिंगारी। एक बड़ी खबर बता दें, इजरायल की आक्रामकता से मिडिल ईस्ट में तबाही को लेकर खबर है, जहां हमास कमांडर अबू जहरी की धमकी और गाजा नरसंहार का हमास लेगा बदला। ईरान इजरायल संघर्ष से दुनिया में तबाही। ये बड़ी खबर, मिडिल ईस्ट से महायुद्ध की चिंगारी और भड़केगी। और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इस बारे में और इंफॉर्मेशन आपके सामने रखे उससे पहले देख लीजिए कि किस तरीके से अलग अलग जगहों पर हमलों को अंजाम दिया जा चुका है। लेकिन अब हमास कमांडर का यह बयान सामने आया है। इंफॉर्मेशन, जहां इजरायल पर बड़े हमले की तैयारी में है हमास, आईडीएफ के खिलाफ हमास चलाएगा स्पेशल ऑपरेशन। इजरायल पर ईरानी हमले की हमास ने तारीफ की है। मिडिल ईस्ट में इजरायल की वजह से ही टेंशन, इजरायल की आक्रामकता से दुनिया में तबाही आएगी, ये बड़े दावे किए जा रहे हैं। लेकिन इस बीच ईरान पर इजरायली हमले के बाद हमास चीफ इस्माइल हानिया तुर्की पहुंचा है। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन ने हमास प्रतिनिधिमंडल का स्वागत किया है। वो तस्वीर भी आपके सामने होगी। हानिया के साथ खालिद मिशाल की मौजूदगी, ये तस्वीर देखिए, जहां दोनों नेताओं के बीच 2.5 घंटे तक बातचीत हुई है। हमास को तुर्की से सुरक्षित ठिकाना मिलने की उम्मीद है। और इसी खबर के आधार पर यह बड़ी बात कि क्या डर गया हमास। हालांकि ईरान के नरम पड़ने पर घबराए हमास को लेकर खबर है, जहां हमास ने अपने नेताओं को सुरक्षित ठिकाना ढूंढने को कहा है। हमास कतर से शिफ्ट करना चाहता है अपना हेडक्वार्टर। ऐसा क्यों? टाइमिंग इंपॉर्टेंट है, और साथ ही यह कि किस तरीके से नए ठिकानों की तलाश में है हमास। हमास ने अपने नेताओं को सुरक्षित ठिकाना ढूंढने को कहा है। नए ठिकाने की तलाश में हमास, क्योंकि गाजा और वेस्ट बैंक में इजरायल ने ऑपरेशंस को तेज कर दिया है। यह एक और सबसे बड़ी रियलिटी है। ईरान पर इजरायली हमले से हमास डरा हुआ है। हमास को अपने सभी कमांडर्स के मारे जाने का भी डर है। हमास ने सभी नेताओं को सुरक्षित जगह जाने को कहा है, और कतर में हमास का हेडक्वार्टर अब सुरक्षित नहीं है। हमास कतर से हेडक्वार्टर शिफ्ट कर सकता है। हमास के पास सुरक्षित ठिकानों को लेकर विकल्प भी बहुत कम है। प्रोफेसर राजन, विकल्पों की कमी, खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है, और हमास कतर से हेडक्वार्टर को भी कर सकता है शिफ्ट। क्या यह मुमकिन है? देखिए, अभी तक जो वहाँ पे सुरभि, आपका जो आकलन है बिल्कुल सच है। वैसा ही कोशिश तो जरूर है, क्योंकि हमास को लगता है कि अगर जिस ढंग से सीरिया में ईरान के जो डिप्लोमेटिक ये थे, बिल्डिंग्स थे, उस पे इजरायल ने हमला किया, तो उनको यह डर बना हुआ है कि कतर में भी वो हमला हो सकता है। हालांकि यह मैं बता दूं कि कतर में जो हेडक्वार्टर बना था, वो उसका सपोर्ट इजरायल भी कर रहा था। इजरायल के जो अंदरूनी पॉलिटिक्स है, उसमें एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है कि कतर में हमास को इजरायल फंड क्यों भेज रहा था। उसके कारण कई दिए जाते हैं इजरायल के माध्यम से, और अमेरिका का भी सपोर्ट था, और सऊदी अरब भी वहाँ पे हमास के जो हेडक्वार्टर्स हैं उनको सपोर्ट कर रहा था। और एक तरह से कुछ चैनल के माध्यम से सारे कंट्रीज जो है वहाँ पे निगोशिएट करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन यह डर, चूंकि जिस ढंग से उसके परिवार वालों को मारा गया और जिस ढंग से डमेस्कस में हुआ है, तो हमास को लगता है कि वो हमले कतर में भी कर सकता है, अगर इजरायल को पता चल जाए कि इस्माइल हानिया वहां पे है। क्योंकि इजरायल जिस ढंग से बस बाकी जगहों पर हमला किया है, तो वहां पे नहीं चुकेगा। तो इस कारण आप देखने बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट, जिस फोटो को आपने दिखाया था कि आखिर टर्की ऐसा क्यों कर रहा है। टर्की, आप जानते हैं कि नेटो का भी मेंबर है, और टर्की पश्चिमी देशों के भी काफी करीब है। इसके बावजूद भी, क्योंकि वहां का जो लीडर है काफी वो इस्लामिक सेंटिमेंट को, एक तरह से खासकर सुन्नी सेंटिमेंट को मोबिलाइज करना चाहता है। उसको लग रहा है कि ईरान लीडर के रूप में इमर्ज कर रहा है, और अगर ऐसे में हमास यानी कि एक सुन्नी लीडर को सपोर्ट नहीं करेगा, तो टर्की की बहुत वहां पे जो लीडरशिप रोल है वो क्लेम खत्म हो जाएगा। मुझे लगता है यही कोशिश हो रही है, और टर्की का पूरा सपोर्ट है हमास को अभी के समय। बिल्कुल, लेकिन इजरायल की जबरदस्त एयर स्ट्राइक जारी है, और बड़ी खबर है लेबनान में इजरायल की एयर स्ट्राइक को लेकर, जहां हिजबुल्लाह के ठिकानों पर आईडीएफ की बारूदी बौछार, और साउथ लेबनान में पूरी रात हवाई हमला हुआ। आईडीएफ के हमले में हिजबुल्लाह के कई ठिकानों को
तबाह करने का किया जा रहा है दावा। फिलहाल ये तस्वीर देखिए जहां हिजबुल्लाह के ठिकानों को किया गया हिट। तो हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल के बड़े ऑपरेशन को लेकर खबर है, जहां लेबनान के आयता राक शब और कफर किला पर हुआ है हमला। इजरायली हमले में हिजबुल्लाह के 3 लड़ाकों की मौत को लेकर दावा किया जा रहा है। आईडीएफ ने रॉकेट, ड्रोन, एंटी टैंक मिसाइलों से अटैक को दिया है अंजाम। तो आईडीएफ जिस तरीके से हमलों को अंजाम दे रहा है, ये बड़ी खबरें आ रही है। इजरायली हमले में हिजबुल्लाह के ठिकानों को तबाह कर दिया गया है। हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल के बड़े ऑपरेशन की ये तस्वीर जरा देखिए। लेबनान के आयता राक शब और कफर किला पर हमले को अंजाम दिया गया है। आईडीएफ के लगातार इन ऑपरेशन से, इन हमलों से कैसे हिजबुल्लाह के ठिकाने दहल रहे हैं, इसी बारे में इंफॉर्मेशन, क्योंकि लेबनान में हिजबुल्लाह पर बड़ी कार्रवाई हुई है। इजरायली वायुसेना ने रात भर लेबनान में फिर हमलों को अंजाम दिया है। हिजबुल्लाह के हमले के बाद ही इजरायल की जवाबी कार्रवाई को लेकर भी खबर है। आईडीएफ ने हिजबुल्लाह के कई ठिकानों को निशाना बनाया। एयर स्ट्राइक में हिजबुल्लाह के कई लड़ाकों की मौत का भी किया जा रहा है दावा। आपको बता दें, अक्टूबर के बाद आईडीएफ की सबसे बड़ी कार्रवाई बताई जा रही है। लेकिन ईरान से तनाव के बीच इजरायल को अमेरिकी मदद को लेकर भी आज खबर आई, जहां इजरायल को $26 बिलियन अमेरिका देगा। अमेरिकी संसद ने इजरायली मदद को मंजूरी दी है। मानवीय मदद के लिए इजरायल की मदद की बात जो बाइडेन की तरफ से कही जा रही है, यानी जिस तरीके से अमेरिका स्ट्रैटेजिकल पार्टनर है इजरायल का, अब आज के इस हालात में मानवीय मदद के लिए इजरायल की मदद की बात कही जा रही है और अमेरिकी संसद ने इजरायली मदद को मंजूरी दी है। खबर यह है कि इजरायल को $26 बिलियन अमेरिका देगा। दो बड़ी खबरें एक साथ आपके सामने, जहां देखिए इजरायल ने अमेरिका से सैन्य मदद मांगी थी, उसको लेकर हुआ है बड़ा फैसला, और किस तरीके से अलग अलग जगहों पर आईडीएफ ऑपरेशंस को दे रहा है अंजाम और हिजबुल्लाह के ठिकानों को कर रहा है तबाह। इन दो बड़ी खबरों के तहत शंकर प्रसाद सर, अमेरिका की ये सैन्य मदद कितना बड़ा आज के इस हालात में इजरायल के लिए इंपॉर्टेंट है, और इजरायल की तरफ से, आईडीएफ की तरफ से जारी इन ऑपरेशंस के तहत क्या बड़े संकेत इस वक्त आपको लग रहा है युद्ध के इस हालात में मिल रहे हैं? कितना लंबा चलेगा युद्ध, ये तो एक सामान्य सवाल होता था, लेकिन इजरायल जो परपेचुअल वॉर पॉलिसी को अपनाता आया है, उसके तहत आज के हालात में क्या स्थिति? पहले सवाल का जवाब, जो यूनाइटेड स्टेट्स से एड मिल रही है, उससे साफ जाहिर होता है कि यूनाइटेड स्टेट्स कंटिन्यूज टू सपोर्ट इजराइल। जो भी उसके इंडेवर्स हैंगे उनको अमेरिका सपोर्ट करता है। उसने जो एड दिए उससे साबित हो गया। दूसरी बात आपको एक बता दूं मैं, कि जब इस किस्म से लड़ाई होती है, इजरायली आर्मी, इजरायली आईडीएफ फोर्सेस आर वेरी प्रोफेशनल। वो हर एक चीज़ की अलग अलग, जिसको हम कहते हैं मिलिट्री नॉलेज में, ट्रुप्स टू टास्क। जो ग्राउंड ट्रुप्स हैं वो एक तरफ लड़ रही हैं, जो मिसाइल फोर्स है वो एक तरफ लड़ रही है, जो आर्टिलरी है वो एक तरफ लड़ रही है, और जो एयरबोर्न फोर्सेस हैं, ड्रोन्स हैं, वो एक तरफ लड़ रही है। हर एक के टारगेट्स आइडेंटिफाइड हैं। हर एक जो इंडिविजुअल ट्रुप्स हैं वो अपने अपने निशानों पर हैं। चाहे वो ग्राउंड फोर्सेस लड़ाई कर रही हैं हमास के साथ गाजा स्ट्रिप में, चाहे वो लड़ाई हो रही है लेबनान और हिजबुल्लाह और हमास के बरखिलाफ, चाहे वो लड़ाई हो रही है ईरान के बरखिलाफ, चाहे वो लड़ाई हो रही है एक और जिसका पहलू हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं, वो ये क्लैंडस्टाइन ऑपरेशंस। इजराइल के पास ये भी काबिलियत है जिसकी हम लोग बिल्कुल बात नहीं कर पा रहे हैं, कि उसकी इस डायरेक्शन में क्या कैपेबिलिटी है। विदाउट फिजिकली गोइंग इन एज प्रॉपर फोर्स, इजराइल के पास कई एक विकल्प हैं जो कि मॉडर्न आर्मीज रखती हैं, और वो मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा एडवांस कैपेबिलिटी इजराइल के पास है। वो और कुछ करेगी ऐसा जो हमें और आपको कभी पता नहीं लगेगा। उसको किसने किया, कैसे किया, कहाँ किया, क्यों किया, क्या उसका रिजल्ट निकला, पता लगाना भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इजराइल के पास जो टेक्नोलॉजीज हैं, जो टैक्टिकल आइडियाज और स्ट्रेटेजिक आइडियाज हैं, उनको पहचान में रखना बहुत ज़रूरी है। ईरान को ये समझना चाहिए, दे आर फाइटिंग अगेंस्ट अ वेरी वेरी प्रोफेशनल आर्म्ड फोर्सेस, और उसी लिहाज से ये स्पेकुलेशंस भी लगाए जाते हैं कि आखिर किस हद तक अपने ऑपरेशंस को अंजाम देगा इजरायल और किस ताकत के साथ देगा। वहीं रूसी सैन्य काफिले पर यूक्रेन के हमले को लेकर आज एक बड़ी खबर है। इस वॉर फ्रंट से खबर ये, कीव में यूएस आर्मी को लेकर तो बड़ी खबर आई, लेकिन रूस नेटो जंग का अलार्म, ऐसा क्यों कह रहे हैं? बड़ी खबर आपके सामने रखेंगे। उससे पहले जान लीजिए कैसे रूसी सैन्य काफिले पर यूक्रेन के हमले की ये तस्वीरें सामने आई, जहां हाइमार्स से रूसी काफिले पर विध्वंसक अटैक को अंजाम दिया गया, और हाइमार्स से हमले में रूसी S-400 हुआ तबाह। यूक्रेन ने रूसी रडार को ध्वस्त किया है।
तो यूक्रेन में रूस की जबरदस्त एयर स्ट्राइक को लेकर खबर है, जहां बारूदी बौछार में यूक्रेन को नुकसान पहुंचा है और रूस ने S-300 को निशाना बनाया है। प्रोफेसर राजन से बुलेटिन की शुरुआत में चर्चा की थी अमेरिका के मिलिट्री पर्सनल्स की कीव में मौजूदगी को लेकर। इसी बारे में अगली बड़ी खबर और डिटेल इंफॉर्मेशन, जहां यूक्रेन के लिए अमेरिका का यह बड़ा कदम है। कीव भेजे जाएंगे अमेरिकी सैन्य सलाहकार। पेंटागन के प्रवक्ता जनरल पैट राइडर का यह बयान है, 60 से ज्यादा अमेरिकी सैन्य अधिकारी कीव पहुंच सकते हैं और इस बारे में और इंफॉर्मेशन भी आपके सामने रखेंगे, क्योंकि कीव में अमेरिकी सैनिकों की मौजूदगी को लेकर तो हमने सवाल किया, लेकिन अब क्या बड़े दावे किए जा रहे हैं, तैयारी कैसी है। कीव भेजे जाएंगे यूएस सैन्य सलाहकार और उनकी तरफ से जो ये बड़ा बयान सामने आया है, कीव में अमेरिकी सैन्य सलाहकारों की मौजूदगी को बढ़ाने को लेकर लिए गए फैसले पर हमने चर्चा की, लेकिन अब इस बारे में और डिटेल इंफॉर्मेशन आपके सामने रखते हैं। तो कीव में अमेरिकी सैन्य सलाहकारों की मौजूदगी बढ़ेगी और 60 से ज्यादा अमेरिकी सैन्य सलाहकार कीव जा सकते हैं, यह खबर है। कीव में यूएस सैनिक रसद और हथियारों के रखरखाव में भी मदद करेंगे, अमेरिकी हथियारों की डिलीवरी की निगरानी करेंगे। पेंटागन के प्रवक्ता जनरल पैट राइडर ने दावा किया है, रूस के खिलाफ जमीनी युद्ध में हिस्सा नहीं लेंगे अमेरिकी सैनिक। पॉलिटिको की रिपोर्ट के आधार पर जिस तरीके से ये दावे किए जा रहे हैं, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं, क्योंकि यूक्रेन में अब्राम्स टैंक के तबाह होने से अमेरिका परेशान है और रूस ड्रोन से अमेरिकी टैंक को निशाना बना रहा है। $500 के ड्रोन से $10 मिलियन के टैंक को तबाह किया गया। रूसी ड्रोन से 5 अमेरिकी अब्राम्स टैंक बर्बाद। तो रूस का ड्रोन प्रहार सबसे शक्तिशाली अमेरिकी टैंक को किया तबाह। इंफॉर्मेशन देखिए, यूक्रेन वॉर जोन में अमेरिकी अब्राम टैंक्स की हालत खस्ता। रूस कैमकाज़ी ड्रोन से अमेरिकी टैंक को निशाना बना रहा है। अब्राम टैंक दुनिया के सबसे शक्तिशाली टैंकों में से एक है और अब्राम टैंक की कीमत $10 मिलियन की है। रूसी कैमकाज़ी ड्रोन की कीमत $500 की है। यूक्रेन में 31 अब्राम टैंकों की तैनाती की गई और रूस ने 5 अब्राम टैंक को ड्रोन से ही नष्ट कर दिया है। दुनिया के सबसे शक्तिशाली टैंक अब्राम पर रूस का अटैक और दुनिया का सबसे शक्तिशाली टैंक होने का घमंड, क्या इस आधार पर कहना सही होगा प्रोफेसर राजन कि ये घमंड चकनाचूर हो गया? देखिए, उससे बड़ी बात यह है सुरभि कि अभी के समय में यह बिल्कुल साबित हो गया कि आप ड्रोन के माध्यम से किस ढंग से जो कन्वेंशनल वेपन्स हैं, खासकर मैं टैंक्स और जो आर्मर है उसकी बात कर रहा हूँ, किस ढंग से उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। आपने पहले भी देखा कि S-300 को ईरान में कैसे इजराइल ने हमले से खत्म किया। उसी ढंग से अब्राहम टैंक और उसके जो हैमर्स हैं या जो दूसरे जो आर्मरी हैं, उसको बहुत ही छोटे जो सस्ते टैंक होते हैं जो कि रिमोटली ऑपरेटेड होते हैं, उसके माध्यम से डिस्ट्रॉय कर दिया जा रहा है। तो यह इसमें मुझे लगता है कि टैंक की कमी नहीं है, इसमें जो न्यू वॉरफेयर का जो एक तरीका इजाद किया है सारे देशों ने, उसमें ड्रोन रिमोटली कंट्रोल जो टेक्नोलॉजी है, मैनलेस और उसमें कोई भी मैन पावर की जरूरत नहीं है, दूर से ही आप हमले कर सकते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। और वैसे में टैंक का जो समय था, टैंक एक सबसे बड़ा एक माध्यम होता था कि आप जहां भी आर्मी जाती है टैंक जाता था और उससे उसकी जो मजबूती है वो साबित होती थी। तो वह समय अब खत्म हो गया है। आप एयर पावर के माध्यम से बड़े ही सस्ते तरीके से इन सारे टैंक्स को और आर्मी को तबाह कर सकते हैं और वही रूस करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अब मुझे लगता है कि जो $61 बिलियन अभी जो बिल पास हुआ है, तो यूक्रेन के पास भी इस ढंग की टेक्नोलॉजी काफी मात्रा में दिए जा रहे हैं। तो यूक्रेन भी आप देखेंगे कि फिर से हमले रूस पे और रूस के अंदर भी हमले करने की कोशिश करेगा। लेकिन एक और बड़ा सवाल आगे करूंगी, क्या रूस अब नेटो से सीधी जंग की भी कर रहा है तैयारी? बड़ी खबर है, जहां आपको बता दें, रूस ने ईस्टर्न बॉर्डर पर हथियारों की तैनाती बढ़ा दी है। फिनलैंड बॉर्डर के नजदीक मिसाइल ब्रिगेड की तैनाती को लेकर खबर है। रूस ने स्कैंडर मिसाइल की तैनाती की। फिनलैंड बॉर्डर के नजदीक टैंक डिवीजन को किया गया है तैनात। अब नेटो से युद्ध की तैयारी में रूस, क्या बड़ी खबरें हैं। सीधे इंफॉर्मेशन वॉल का रुख करती हूं और इसी आधार पर करूंगी सवाल, क्योंकि फिनलैंड से लगे बॉर्डर पर रूस ने हथियारों की तैनाती बढ़ा दी है। ये पहली बड़ी खबर आपके सामने रख रहे हैं। अब फिनलैंड बॉर्डर के करीब करेलिया में स्कैंडर मिसाइल सिस्टम की तैनाती का मतलब क्या है, यही होगा सवाल, क्योंकि पूर्वी बॉर्डर पर रूस ने टैंक डिविजन्स को तैनात कर दिया है। नेटो से जंग के लिए रूस ने मिसाइल प्रोडक्शन भी कर दी है तेज
और इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर के हवाले से आ रही ये बड़ी खबर क्या बड़ा संकेत देती है, इस बारे में करूं सवाल। उससे पहले एक और बड़ी खबर, ब्लैक सी से विध्वंसक जंग की तैयारी में रूस है। ब्लैक सी से रूस ने ताकत बढ़ाई है और क्रिमिया पर हमले के बाद रूस अलर्ट हो गया है। यूक्रेनी हमले के बाद रूस ने एक्शन लिया है। आपको बता दें, नोवोरोसिस्क बेस में शिफ्ट किए गए कई हथियार और क्रिमिया पर लगातार अटैक यूक्रेन की तरफ से हो रहे हैं। और अब एक और सबसे बड़ी खबर, यूक्रेन छोड़कर भाग सकते हैं जेलेंस्की। जेलेंस्की को अपने ही लोगों से खतरा है, हार के बाद हो सकती है जेलेंस्की की हत्या। पेंटागन के पूर्व सलाहकार डगलस मैकग्रेवर का यह दावा। हार की कगार पर खड़ा है यूक्रेन और हार की कगार पर खड़े यूक्रेन, जेलेंस्की की जान को खतरा। अब यूक्रेन छोड़कर क्या भाग सकते हैं जेलेंस्की, यह बड़ा दावा पेंटागन के पूर्व सलाहकार कर रहे हैं। तो बड़ी खबर है, जेलेंस्की के सैनिकों से जिस तरीके से अभी तक उनके मनोबल कम होने की खबरें आ रही थी, क्या हार की कगार पर पहुंच चुका है यूक्रेन, अपने लोगों से ही जेलेंस्की को खतरा? ये एक और बड़ा सवाल पेंटागन के पूर्व सलाहकार डगलस की तरफ से ये जो आशंका जाहिर की गई है, यूक्रेन की हार के बाद जेलेंस्की देश छोड़कर भाग सकते हैं। यूक्रेन की हार हुई तो जेलेंस्की की हत्या भी हो सकती है। जेलेंस्की को उनके अपने ही लोगों से जान का खतरा है। रूस के खिलाफ यूक्रेनी सेना हार की कगार पर खड़ी और जीत के बाद रूस तय करेगा कि यूक्रेन का अस्तित्व कैसा हो। फुल एंड फाइनल में फिलहाल इतना ही। वॉर जोन से आ रही बड़ी खबरों पर रहेगी हमारी नजर। प्रोफेसर राजन और साथी शंकर प्रसाद सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।